आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में। क्या होता है ये एंड एवरीथिंग, और जिन लोगों को सीरियसली इसकी ज़रूरत है, दिस एपिसोड इज़ फॉर यू। बट इससे पहले आई टेल यू कि हमने एक एपिसोड किया था डॉक्टर ज्योति बाली जी के साथ, एंड वो एपिसोड इतना पसंद आया लोगों को, इतना प्यार मिला, उसमें सब कुछ था। उसमें अगर आपको आईवीएफ वर्ड का मतलब ही नहीं पता ना, जैसे अब मैं बैठा था उस दिन मैम के सामने कि हम आईवीएफ क्या होता है, वहाँ से लेके मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मेरी शादी भी करने का कोई प्लान नहीं है, बट मैं कुछ चीज़ें करा लूँ, तो ये एपिसोड आपको देखना चाहिए। एंड बहुत सारी स्टोरीज, कैसे अगर आईवीएफ फेल हो जाता है, क्या सबको आईवीएफ कराना चाहिए, अगर आईवीएफ से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है ना, इस पॉडकास्ट में सब क्लियर होने वाला है। कैसे बात? थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। एब्सोल्युटली। हमारा पहले एपिसोड के बाद जब मेरे रिलेटिव्स ने मेरे को कॉल करना स्टार्ट किया ना कि उनकी अभी रिसेंटली शादी है, उन्होंने पॉडकास्ट देखा, तो मेरे को लगा कि हाँ मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया। बट ऑनेस्टली उस दिन जब मैं बैठा था मेरे को कोई आइडिया नहीं था आईवीएफ के बारे में। आज थोड़ा आइडिया है, तो जो ऑडियंस आएगा, जो नई ऑडियंस जुड़ गई हमारे से, उनको आप बताइए कि आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ शब्द का अगर मैं मतलब समझाऊँ आपको बहुत लेमैन टर्म्स में, तो इसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो शब्द का मतलब होता है बॉडी के बाहर। तो हम बॉडी के बाहर बच्चा नहीं बनाते हैं, हम बॉडी के बाहर अंडा एक महिला से लेकर और स्पर्म मेल पार्टनर से लेके फर्टिलाइज बाहर करते हैं। जो काम ट्यूब में होता है हम उसे बाहर टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में करते हैं, तो उसे कहते हैं आईवीएफ। यानी वो फर्टिलाइजेशन हमने बाहर किया लेबॉर्ट्री में, और फिर उसको एम्ब्रियो बनाने के बाद हम दोबारा ट्रांसफ़र करते हैं महिला की यूट्रस में, यानी बच्चेदानी में। तो नटशेल में ये होता है आईवीएफ। ओके। बहुत सारे लोग इसको जादू कहते हैं, मिरेकल कहते हैं। क्या ये सच में एक मिरेकल है या? डेफिनेटली ये एक साइंस का मिरेकल है, साइंस का वरदान है। ये बेसिक साइंस है हमारी। और बहुत सरप्राइज होगा वरुण आपको ये जान के, मैं अपनी क्लिनिक के सेकंड फ्लोर की एक बार, अगली बार आप जब शूट करेंगे तो डेफिनेटली हम क्लिनिक में प्लान करेंगे। यू वुड सी अ वॉल इन माय क्लिनिक वेयर वी हैव मेंशन्ड हिस्ट्री ऑफ आईवीएफ। तो सबसे पहले जब विश्व में आईवीएफ हुआ था तो 1978 पहले विश्व में आईवीएफ बच्चे का जन्म हुआ था। इस टाइम पे 25 जुलाई, जो कि आज हम वर्ल्ड आईवीएफ डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं आपकी इंडिया कितने टाइम पीछे था? सिर्फ 67 डेज पीछे था वर्ल्ड के। एंड आवर फर्स्ट आईवीएफ बेबी वाज बोर्न ऑन 3rd of October 1978 इन कैलकाटा। वाओ। तो ये अब तक इतने सारे लोगों को पता क्यों नहीं है? मैं यही हैरान हूँ कि इंडिया वाज द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी वर जस्ट 67 डेज बिहाइंड द वर्ल्ड। सबसे पहला बेबी यूके में हुआ था, लंदन में, और सेकंड इट वाज इंडिया, कोलकाता में। यस। वाओ। So we should be a proud Indian. Of course, I'm always. Yeah. But so the saddest part is कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं है, बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे लोगों को टैबू लगता है बात करने में कि क्या बातें कर रहे हैं, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं। बट ऐसा क्यों है? माइंडसेट क्या है लोगों का? आप हमेशा डेली बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, तो क्या थॉट्स होते होंगे? मैं अपनी प्रैक्टिस में जब देखती हूँ तो आईवीएफ अभी भी बहुत पढ़े लिखे लोगों में भी टैबू तो है। फैमिलीज में नहीं बताना चाहते हैं, उनको लगता है कि शायद ये कोई हमारी कमी है जो उजागर हो जाएगी। कई बार कोई कमी नहीं होती है, अनएक्सप्लेन्ड भी होती हैं चीज़ें, और किसी के साथ भी कोई बीमारी बताकर नहीं आती है कि मैं आपके घर आ रही हूँ या आपके साथ हो जाऊँ, किसी के साथ भी हो सकता है। सो आई थिंक वन शुड अंडरस्टैंड कि इट कैन बी मी एनी डे, इट कैन बी यू एनी डे। So one should learn to talk about it and not develop such kind of taboos. तो ये फैमिली सपोर्ट और फैमिली का सोचना डिपेंड करता है कि वो उसको कैसा फील कराते हैं, या वो इंडिविजुअल इस चीज़ को लेके अपने बारे में कैसा फील कर रहा है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये मेरे साथ हो गया है। राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले आती है एक्सेप्टेंस की। तो ये मैं नहीं समझती हूँ आज की डेट में कोई टैबू होना चाहिए। ये तो एक डिजीज़ है, और कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। सो पीपल शुड टॉक ओपनली अबाउट इट। एंड इसमें जब हमें एक बच्चा चाहिए तो वो नेचुरली हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो रहा है तो आईवीएफ या आईयूआई या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कोई भी हो, वो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ओके। क्या आईवीएफ फेल भी होता? ये बड़ा अच्छा सवाल है वरुण कि आईवीएफ फेल भी होता है। यस, आईवीएफ के रिजल्ट्स बेस्ट ऑफ क्लिनिक, बेस्ट ऑफ डॉक्टर, बेस्ट ऑफ हैंड्स में भी अगर मैं कहूँ तो सेल्फ आईवीएफ के रिजल्ट्स 50 to 60% पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होते हैं। ओके। थोड़ा मैं इसको समझा देती हूँ आपको। मैं बिल्कुल मैं आपकी भाषा में समझा देती हूँ ताकि सबको समझ आ जाए।
सपोजिंगली मैंने आज किसी का आईवीएफ किया, 28 ईयर ओल्ड लड़की है और यंग कपल है, उनकी ट्यूब्स ब्लॉक थी, सिंपल रीज़न है, तो डेफिनेटली आईवीएफ एक बहुत ही अच्छा और पहला ऑप्शन बनता है मेरे लिए। अब उस लड़की को और कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसकी ओवरी का रिजर्व अच्छा है, अंडा बनाने की क्षमता बहुत अच्छी है और उनके एम्ब्रियोज बने, सपोजिंगली लगा लीजिए 9 एम्ब्रियोज बन गए या 10-12 बन गए, जो भी नंबर था, तो हम सभी एम्ब्रियोज तो एक टाइम पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। हमारी यूट्रस डिज़ाइंड है जस्ट टू कैरी 1 बेबी। अगर ट्विंस होने का चांस है वो भी 5% तक का ही होता है, या डिपेंड करता है हम कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट एक बच्चे के लिए डिज़ाइंड है हमारी यूट्रस। तो अगर मान लीजिए मैंने 2 एम्ब्रियोज डाले हैं ब्लास्टोसिस्ट यानी डे 5 के एम्ब्रियोज, तो बाकी के एम्ब्रियोज तो बच गए ना हमारे पास, फ्रीजिंग में है वो एम्ब्रियोज। अब जब मैंने ये 2 एम्ब्रियोज इस अटेम्प्ट में डाले तो इसमें चांस बनेगा सक्सेस होने का 50 to 60% इस आईवीएफ साइकिल के ट्रांसफ़र के बाद। अगर ये पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मान लीजिए अगर नहीं प्रेग्नेंट होती है वो, तो दोबारा आईवीएफ रिपीट नहीं करना है हमें। बाकी के बैलेंस एम्ब्रियोज आपको पता है क्लिनिक में हैं, तो हम उसी को दोबारा से लाइनिंग को प्रिपेयर करके ट्रांसफ़र करेंगे और जितनी बार हम ट्रांसफ़र करेंगे हर बार 50 to 60% चांस है कि प्रेगनेंसी आ जाएगी। 50 to 60%। बट आपको एक ही आईवीएफ से कितने चांसेस मिले ये डिपेंड करेगा आपकी ओवरी के अंडा बनाने की क्षमता पे और फाइनली स्पर्म से फर्टिलाइज करने के बाद कितने एम्ब्रियोज बने हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर किसी के 9 बने हैं तो उसको कितने चांसेस मिलेंगे, 3 के चांसेस मिल गए। किसी के 12 बने तो ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा चांसेस है, किसी के 15 एम्ब्रियोज है तो और ज़्यादा चांसेस हैं, किसी के 6 हैं तो नेचुरली 2 चांस तो निकल ही आएंगे, 2 या 3 चांसेस। और किसी के अगर बने ही 2 एम्ब्रियोज हैं तो आपके पास एक ही चांस है। But in that every chance you stand a good chance of 50 to 60% with self eggs and self sperm. If the quality is good, there is no other factor, I think she stands a very good chance to conceive and take 1 baby home. Perfect. एक सवाल जो शायद सबको ही जानना चाहिए और मेरे को भी स्पेशली, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं है एंड especially the generation now. Exactly. और हम लोग बस काम में दिमाग लगा रहे हैं या फिर अय्याशी में दिमाग लगा रहे हैं, या हम जहाँ पे भी दिमाग लगा रहे हैं इतना लगा रहे हैं कि हम बाकी चीज़ें खराब ही कर रहे होते हैं, चाहे वो मस्ती में स्मोकिंग करना हो, अल्कोहल लेना हो या कुछ करना है, स्टाइल स्टेटमेंट। एग्जैक्टली। या फिर अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप में इतना खो जाना कि हम एक्सेस में चीज़ें करने लग जाते हैं, बहुत वियर्ड चीज़ें करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों की डिफरेंट फैंटेसीज होती है। तो कैसी कैसी चीज़ें हैं एक लड़के के पर्सपेक्टिव से जो वो गलत कर रहा है और एक लड़की के पर्सपेक्टिव से गलत कर रही है, जो शायद उनको आगे जाके प्रेगनेंसी में दिक्कत देंगे। एक लड़के को लेवली बोलूँ तो बाप बनने में दिक्कत देंगे, एक लड़की को माँ बनने में दिक्कत देंगे। ट्रू। तो पहले बात करते हैं लड़कों की आज, क्योंकि हमेशा इट्स नॉट द गर्ल हु शुड बी फर्स्ट, सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन फर्स्ट। जी देखिए, लाइफस्टाइल जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो मैं कहूँगी डाइट फ्रॉम होम इटसेल्फ। घर का खाना आजकल बच्चे खाना ही नहीं पसंद करते हैं। आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा सेवन करते हैं आप लोग। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम एज आती है तो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग मोर देन ड्रिंकिंग ऑफ कोर्स कैन बी सोशल ड्रिंकिंग विच इज़ ओके, बट स्मोकिंग इज़ मोर हार्मफुल देन ड्रिंकिंग ऑल्सो। आपके स्पर्म प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है। तो आइडली कितनी सिगरेट पीनी चाहिए एक दिन में? मैं तो कहूँगी बिल्कुल भी नहीं सेवन करना चाहिए। बट जो जिनको है कि यार करते तो हैं तो वो क्या करें? आप रिड्यूस, अगर आप 5 पीते हैं तो आप पहले 3 कीजिए, फिर 2 कीजिए, फिर 1 पे रह जाइए, फिर छोड़ दीजिए उसको। एज अ डॉक्टर मेरी एडवाइस तो रहेगी कि क्विट स्मोकिंग, दैट शुड बी द आंसर। बट कोई ऐसी स्टडी है जो कहती है कि 1 इट्स फाइन या 2 इट्स फाइन? नहीं, मैं एज अ डॉक्टर ये कभी नहीं कहूँगी। हफ्ते में 1 इट्स फाइन। आई वुड से क्विट स्मोकिंग। द आंसर शुड बी क्विट स्मोकिंग, डू नॉट गेट इनटू इट। व्हाटएवर नंबर यू डू, इट्स हार्मफुल फॉर यू। उसके बाद जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो अक्सर क्या होता है कि आपने तो कहा था एक्सरसाइज करो, लेकिन प्लीज़ मैं कहूँगी कि आप जब जिम जाएं तो जिम के सप्लीमेंट्स अपने ट्रेनर के कहने पे ना सेवन करें, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन होता है, स्पर्म प्रोडक्शन उससे भी बहुत हैम्पर हो जाता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स आप लेते हैं बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप रूटीन एक्सरसाइजेस कीजिए, मोर देन इनफ। कैसे सप्लीमेंट्स जो बहुत ज़्यादा जल्दी? प्रोटीन पाउडर्स में कई बार टेस्टोस्टेरॉन वगैरह होता है, वो नहीं लेना चाहिए, जिसमें हार्मोनल सारे सप्लीमेंट्स। यस, शुड अवॉइड दीज सप्लीमेंट्स इन द जिम।
they are harmful in the long run. प्री वर्कआउट्स होते हैं, Yes, कैरेटीन होता है. yes. Take proteins, but what proteins? You can include that protein in your diet. Why do you need these supplements is my question to young boys. कुछ गलत एक्सरसाइज भी होती है जिसकी वजह से कुछ गलत रिजल्ट आता है. हाँ, कुछ एक्सेसिव एक्सरसाइजेज आपको अपने चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. सोना बाथ लोग कर लेते हैं, हाँ. टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, टेस्टिकल्स पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है. रूटीन सोना बाथ्स वो भी गलत है. वो भी गलत है. Once Excess in a of any blue moon is fine. once in a blue moon is okay, but not every time. Oh. That's also not advisable. So Hmm. take care of your health. Your fertility is later going to give you this indication what was wrong in the past. So do it Yeah. right today so that tomorrow diet is important. Your smoking habit, of course, you should quit. Social drinking, okay, acceptable. And even if you're a passive person, you know, somebody is smoking around you and Yeah. you're all the time there. Passive smoking is also not good. Right. Neither for men nor for women. It Hmm. affects you. So take care of that. Sleeping pattern. हाँ, ये बहुत इशू है. मेरे को बहुत कमेंट्स आते हैं कि Sleeping भैया, सो pattern. नहीं पाते. 8 hours of sleep in the night time is a must. Minimum 8 hours. मेरा तो आपकी 4 सर्कैडियन घंटे. रिदम खराब हो जाती है. आपका स्लीप साइकिल जब खराब होता है, फर्टिलिटी को डायरेक्ट इफेक्ट करता है. वो हैबिट्स भी अच्छी नहीं है. अगर आप उस एज ग्रुप में हैं जहां आप ट्राई कर रहे हैं या आप पेरेंट बनना चाह रहे हैं, तो स्लीप रिदम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. 8 hours of sleep is important. And then coming to your schedule of working, corporate culture, you're working long hours, laptop on the lap, avoid it. हाँ, लैपटॉप ऑन द लैप से क्या इशू होता है? जो Radiations. रेडिएशंस होती हैं. Yes. Mobile phones in the front pockets for men, I would say avoid it. Radiations हैं, उस पर भी कुछ पेपर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि उसका इफेक्ट होता है डायरेक्ट. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको टेक केयर करनी है कि इनको अपनी जीवन शैली में इंक्लूड ना करिए. बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ 5 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं. उनमें से मैं भी एक हूँ और बहुत कोशिश कर रहे हैं. ये अच्छा नहीं है. आई हैव लाइक अभी रिसेंटली मेरे साथ तो बहुत बुरा हाल है कि मेरे को सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं सोने के लिए, विच इज एब्सोल्युटली हार्मफुल, बट मैं कर रहा हूँ. सनलाइट एक्सपोजर नहीं है. Okay. विटामिन D3 नहीं मिलता हमें. विटामिन B12 वेजिटेरियन डाइट में नहीं है. सप्लीमेंट्स आप अपनी देखिए, डाइट को देखिए, स्लीप पैटर्न को देखिए, एक्सरसाइज को देखिए. अगर आपके पास आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क शेड्यूल में हैं, आप नहीं कर सकते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लीजिए. जहाँ हो सकता है लिफ्ट का अवॉइड कीजिए, सीढ़ियाँ चढ़िए. तो कुछ तो एक्सरसाइज डेली रूटीन में हमें इनकॉर्पोरेट करनी ही पड़ेगी. इम्पॉर्टेंट है. वेट मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, बट weight management has to be neither you are too lean nor you are too obese. You should be right weight for your height and age. Your BMI should be fine. Normal range में होना चाहिए BMI. थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा बट मेंटेन करने की कोशिश करो. अच्छा, दिस इज अ वेरी ऑकवर्ड क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूँ. कोई ऐसा तरीका है, अभी लड़कों की बात करते हैं, जो पॉडकास्ट देख रहे हैं घर पे बैठे बैठे चेक करने का, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, बस किसी को बताना भी नहीं, बस खुद ही कि हम अपना स्पर्म इंटेंसिटी या ये हेल्दी है Count, या नहीं है motility. या कैसा है चेक कर सकते हैं. Just come quietly to a clinic, IVF clinic. We'll do a semen analysis for you. It's done free in our clinic. बट क्या ये हम बिना उसके नहीं कर सकते नहीं, खुद से नहीं, कि कितना वो नहीं. डेंस है, कितना वो नहीं, लाइट है, वो सब नहीं. You will need a lab. ओके, So it can be kept confidential. We need 4 blood tests for that. ठीक है. HI ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए. HIV, HBsAg, हेपेटाइटिस C and VDRL. 4 ब्लड टेस्ट के बाद आप सीमेन काउंट एनालिसिस सीमेन एनालिसिस करा लीजिए आप हमारे साथ. काउंट पता लग जाएगा. मोटिलिटी देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं हम लोग. आपको एक बाकायदा रिपोर्ट मिलेगी, फिर एडवाइस किया जाएगा. सिंपल सीमेन एनालिसिस इज द टेस्ट. मेरा कोई प्लान नहीं है बट मैं तो आ रहा हूँ. यू शुड गेट इट डन. आई थिंक कुंडली मैच करने से पहले सारे मेडिकल चेकअप्स दोनों को करा लेने चाहिए. या हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की Yes. थी कि लोग कुंडलियाँ मिलाते हैं बट अपना फर्टिलिटी और ये सारी चेक नहीं करते हैं, और फिर बाद में इसी की वजह से फैमिली इश्यूज भी बहुत रेज हो जाते बहुत डिवोर्सेस देखे हैं मैंने. हैं. बहुत कम टू स्टोरीज, यस, आपकी क्लाइंट स्टोरीज और कैसे लोगों की हार्डशिप से, बिकॉज उससे लोगों को और आइडिया मिलता है, करेक्ट. तो वो हम जानेंगे. बट अब लड़कियों का जानते हैं कि क्या अब लड़कियां गलतियां कर रही हैं. Again, this generation, I would say, please look after your diet, exercise, body weight ideal, BMI should be ideal, and sleep pattern. And again, gadgets, it goes for men more, but women also. Too much on the phone, radiations may have some effect, but it is not so proven right now in females. But males, yes. मील्स का ज़्यादा है.
आई गेस स्मोकिंग में लड़कियों का ज़्यादा रहता है बहुत ज़्यादा है कि अगर एग क्वालिटी और एग नंबर पे फ़र्क पड़ता है स्मोकिंग से. एंड अगेन आई सेड पैसिव स्मोकिंग, इफ दे आर इन दैट एनवायरनमेंट वेयर अदर पीपल आर स्मोकिंग, दैट आल्सो इज गोइंग टू बी हार्मफुल. ओके, स्मोकिंग सिगरेट्स इज समथिंग एल्स. अभी आजकल अगर हम जेनजीज की बात करें या फिर कोई भी जनरेशन की बात करें, वेपिंग और ये सब भी बहुत उसका भी इफेक्ट है. उसका भी है 100% उसका ज़्यादा है, दोनों का है. है. सिगरेट का तो बहुत ज़्यादा है. ओके, तो अगर सपोज आपके पास कोई आया और वो स्मोकिंग करता है, ये करता है, वो करता है, और लाइक दे आर, अब आप कैसे हेल्प करोगे उनकी? सपोज समवन इज देयर, जो एक कपल आया जिसमें से दोनों ही स्मोकर हैं और दोनों ही कैजुअल ड्रिंकर्स हैं और दोनों का ही लाइफस्टाइल कुछ बहुत फैंसी नहीं है, दोनों काम कर रहे हैं, पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा सब कुछ अच्छा है, बट ये सारे इश्यूज भी हैं. तो अब आप उनकी हेल्प कैसे करोगे कंसीव करने में और सारी चीज़ों में? काउंसलिंग. और जब मेरे पास आते हैं तब तक ना वो इच्छा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमें अब बच्चा चाहिए बाय एनी मीन्स. तो वो टाइम होता है कि उनको कहना पड़ता है कि अब जब आपकी इच्छा इतनी स्ट्रांग है तो ये एक छोटी सी चीज़ है, इसको तो एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, अब छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि हाँ मैम हम आज से ही दोनों के दोनों ना पिएंगे, ना स्मोक करेंगे, ना कम नींद लेंगे, हम सब सही करेंगे. फिर भी ये सब एक दिन में तो ठीक नहीं होगा. कितना टाइम जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा? देखो, मैं टाइम को लेकर बड़ा इंडिविजुअल अप्रोच होती है इसमें. मैं कहती हूँ कि टोटल प्लान कर लो. हम वैसे भी टाइम लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस करने में, प्री ART मेडिकेशंस देने में, पूरी तैयारी करने में हमें 4 to 6 weeks लग जाते हैं. तो इफ़ दे हैव लेफ्ट इट देन वी डोंट वेस्ट टाइम, वी गो अहेड विद इट. पर जिसका खराब हो रखा है सब, दैट ऑल्सो टेक्स अबाउट सम, इन सम पीपल इट मे टेक 12 weeks, 3 months. और उनको आप क्या रिकमेंड करते हो? लाइफस्टाइल चेंजेस एंड सम सप्लीमेंट्स टू बी गिवन. ओके, बट ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट टुडे, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस दिन पर मत वेट कीजिए इस दिन का कि आपको ये तब कहा जाए जब आप बच्चा पैदा करने के लिए क्लिनिक तक पहुँच गए, क्योंकि हो नहीं रहा था. आप अपना लाइफस्टाइल अपने टीन्स में, अपने यंग टाइम्स में, 20s में ही ठीक करके रखिए. एज अ टीनेजर यू मस्ट स्टार्ट दैट दिस शुड बी योर ड्यूटी टू लुक आफ्टर योर डाइट, हेल्थ, एक्सरसाइज एंड क्लीन हैबिट्स. परफेक्ट. एक दिस इज अ वेरी लेम आइडिया जो मेरे साथ है. आई हैव अभी बहुत सारा टाइम, 3-4 साल 5 साल तो मैं शादी भी नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं शादी करूँगा, अगर कभी मन हुआ तो फिर बच्चे भी कर ही लूँगा. अब अगर मैं बच्चे भी करूँगा तो आई हैव टू बी अ एकदम हेल्दी और बिल्कुल फैंटास्टिक फादर, वैसा मैं आइडलाइज करता हूँ. बट आई हैव बहुत सारे ऐसे वर्किंग आवर्स और ये सारे, तो आई डोंट सी कि मेरा बहुत लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हेल्दी है. इट्स 10 में से 2 या 3 होगा, लाइक इतना ख़राब है. बट अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि ठीक है, दिस इज अ टाइम जहाँ मेरे को करियर पे फोकस करना है, मेरे को नाम बनाना है, करियर बनाना है, बेसिकली सब कुछ सही करना है. पर जब मैं शादी करूँगा, जब मेरे को पता होगा कि अब मेरे को कंसीव करना है या मेरे को अपने पार्टनर के साथ प्लान करना है कि हाँ हमें बच्चा चाहिए, देन आई विल क्विट एवरीथिंग. आई विल फोकस ऑन माई स्लीप, आई विल फोकस ऑन माई ईटिंग हैबिट्स, आई विल फोकस ऑन एवरीथिंग जितनी चीज़ें हो सकती है. अभी क्यों नहीं? यही मेरा था कि अगर वो मेरा आइडिया ऐसा बहुत सारे लोगों का होगा कि यार अभी काम पे फोकस करते हैं, पैसा बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बिकॉज अभी अगर मैं अपना, आई फील कि वर्क लाइफ बैलेंस और ये सब बैलेंस ना नहीं होता है. Everybody talks about oocyte freezing for women because age is, you know, a factor with women. मैं फिर आप जैसे को सबको यही कहना चाहूँगी कि एक बार क्लिनिक में आके ना सीमेन फ्रीज करा लो. मेरा आंसर यही होगा आज. हमने अक्सर देखा. Yes. कौन सी परफेक्ट एज है जहाँ पे आपको? You should get it done in your early 20s, 24, 25. जब आप कराना चाहें करा लीजिए. There is no this thing. If you think next 3-4 years are going to be very hectic and you want to drink, you want to smoke, you want to have a lifestyle which is just free for everyone, you want to be free on your mind, right? Then get a semen freezing done. Get first analysis done. Okay. And if it is normal, then get it done. अगर मैं semen Why wait for it to deteriorate? हाँ, exactly. Ideal advice तो ये रहेगी कि मत करो, लेकिन ये तो आप मानोगे नहीं बात. तो फिर मैं कहूँगी ठीक है, सीमेन फ्रीजिंग कराओ. हम लड़कियों को एडवाइस करते हैं कि करियर है, बैलेंसिंग करना है, राइट पार्टनर नहीं मिल रहा, करियर बैलेंसिंग के लिए मैं सबको कहती हूँ कि प्लीज़ एग फ्रीजिंग करा लीजिए. तो आई थिंक मुझे अब आपकी बात सुन के तो लग रहा है मुझे अब मेल्स को भी कहना पड़ेगा गेट योर सीमेन फ्रीजिंग. वो कहना पड़ेगा क्योंकि आई सी कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं तो फर्स्ट हैंड ये सारी इन्फॉर्मेशन आज तक मैंने कभी नहीं कहा, बट आज मुझे लग रहा है कि आपकी बात सुन के अब तो सीमेन फ्रीजिंग शुड बी द एडवाइस फॉर ऑल द यंग men out there, that if you feel next 4-5 years you are busy and your lifestyle is not getting corrected for whatever reasons, if you are working in a corporate या lifestyle बहुत hectic होने वाला है और कुछ आपको फिर अपनी habits को भी नहीं improve करना है, तो टाइम रहते करा लीजिए.
क्या मेरा मेंटल ट्रॉमा, क्या मैं जो मेंटल प्रेशर ले रहा हूँ, क्या मैं इमोशनल प्रेशर्स ले रहा हूँ, इमोशनल ट्रॉमास, ये सब भी मेरे सीमेन क्वालिटीज़ और इन सब पे इफेक्ट करता है? Not so much. It has not been proven that way. Okay. But it can happen to anybody. Again, once, I mean, हम रिपोर्ट्स इतनी देखते हैं अपने प्रैक्टिस में, तो कई बार कोई जवाब नहीं मिलता है. हेल्दी लोगों के भी सीमेन पैरामीटर्स डिरेंज्ड होते हैं, तो कोई स्पेसिफिक मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगी इस बात का कि भाई क्यों खराब हुआ. जहाँ मिल जाते हैं हमें कॉजेज लाइफस्टाइल के, वहाँ तो हम कह देते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि बिल्कुल सब कुछ सही होते हुए भी काउंट डिरेंज्ड है या कोई प्रॉब्लम है. Okay. So there's no guarantee on it. Correct. अगर सपोज मैं आपके पास आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैम मेरे को पता है मेरा लाइफस्टाइल, एक पॉडकास्ट आपका मैंने सुना या देखा है, आपके साथ किया, अगले 3-4 महीने तक मैं अच्छा मेंटेन करूँगा, बट फिर लाइफ के थप्पड़ ऐसे पड़ते हैं मेरे को कि मैं खो जाता हूँ, और फिर वहाँ से लाइफस्टाइल का वो जो ख़राब होना स्टार्ट होता है, वो होता है, सबके साथ होता है गेस. सो अगर मैं आके अपना सीमेन फ्रीज कराता हूँ तो वो कितने टाइम तक के लिए हो जाता है, सो दैट आई कैन प्लान? 5 years 10 years जो रखना चाहो रख सकते हो, कोई इशू नहीं है. कोई एक्सपायरी नहीं होती? एब्सोल्युटली नॉट. मतलब मैंने अगर आज करा लिया तो अब मेरे को पता है मैं सपोज 5 साल में शादी करूँगा, बिल्कुल करा सकते तो वो परफेक्ट है? परफेक्ट. ओह, दैट्स वेरी नाइस. एब्सोल्युटली परफेक्ट. मैंने आज तक हमेशा oocyte फ्रीजिंग पे बात की. आज ये पहली बार है कि आपकी बात सुन के मुझे लगता है कि नहीं, आई शुड टॉक अबाउट सीमेन फ्रीजिंग आल्सो टू ऑल द बॉयज हु आर ऑफ योर एज. बहुत इंपॉर्टेंट. मेरे को तो लग रहा है ये तो कराना चाहिए, और कराना अपने आसपास सारे स्टाफ का भी करवा दूंगा क्योंकि सबका कैंसर पेशेंट्स में हम सबको कहते हैं कराओ. मेरे पास कैंसर पेशेंट्स आते हैं, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले सीमेन फ्रीज कराते हैं बहुत लोग. रेडियोथेरेपी स्टार्ट होनी है, केमोथेरेपी स्टार्ट होनी है, कुछ भी है, उन केसेस में हमने सीमेन फ्रीजिंग की सलाह तो हम सबको ही देते हैं. बट आज मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अगर लाइफस्टाइल ऐसा है, हेक्टिक है, आज ठीक है, अगर काउंटर आपका सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट ठीक है, साथ साथ फ्रीजिंग भी करा लीजिए. कॉर्पोरेट को तो आएगा, सबको इशू है, करा लेना चाहिए. आप जो नाइट शिफ्ट वाले हैं, पूरा गुड़गांव में देखता हूँ कि आधी रात को ही काम कर रहा है. So all the people working in the corporate, yes, you should talk about semen freezing now. And this should be a thing. Semen freezing should be the thing now next. Wow, that's a beauty for Dawn Talks. Yes. Okay, so कितना टाइम लगता है सीमेन फ्रीजिंग में? लाइक मेरे को कितनी टेंशन लेनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए? Just about half an hour visit to the clinic and you are sorted out. Wow. And what if मेरा, अगर मैं आया फ्रीजिंग के लिए कि मेरे को लग रहा है, बट वहाँ पे मेरे को पता लगा कि इसकी तो क्वालिटी ख़राब है? Then we put you on some medication supplements. Then of course we will do it after 6 weeks. Damn, this is so important. ये genuinely बहुत important चीज़ है. Yes. कि suppose लोगों को, लड़के स्पेशली एट दिस एज, वहम में रहते हैं कि हम पन्ने खाएं. हाँ, रहता है, सबको ये रहता है कि भाई इनफर्टिलिटी इज अ मैटर ऑफ विमेन, हमारे को क्या है. तो ऐसा नहीं है. 50% ऑफ द केसेस जो मैं देखती हूँ वो मेल इनफर्टिलिटी के होते हैं. दैट फीमेल इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मेल. सीमेन पैरामीटर्स आर नॉट नॉर्मल. काउंट कम है, या मोटिलिटी नहीं है, मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, काउंट बहुत कम होता है बहुत सारी रिपोर्ट्स में, और लड़की बिल्कुल नॉर्मल है, और फिर भी हमें उनको IVF ICSI की सलाह देनी पड़ती है. That girl is absolutely normal. There are so many cases. It is 50% incidence of male infertility which we have now. So it's equal, and people don't talk about it. मैं सारे भाइयों से दरखास्त करना चाहूँगा कि अगर आपको शर्म आती है, आप मेरी तरह इतना ओपनली बात नहीं कर सकते. नहीं, वो ओपिनियन है ना कि आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते, बट ऐसा है नहीं. जल्दी होते हैं. आदमी और घोड़ा सबकी सोच है कि बूढ़े नहीं होते हैं, बट ऐसा है नहीं. आप प्लीज जाओ. और semen parameters can be deranged. Semen count can be low in a young person also. Maybe 25-year-old, 28-year-old. I have seen so many reports. In these 15 years, इतने मेल्स देखे हैं कि रिपोर्ट्स आती हैं सीमेन एनालिसिस की, और हम हैरान रहते हैं कि कितना खराब काउंट है. एंड दैट गर्ल इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड द IVF ICSI एडवाइस इज जस्ट गिवन बिकॉज मेल इनफर्टिलिटी फैक्टर है. इफ यू आर स्मोकिंग, इफ यू आर ड्रिंकिंग, ये सब तो आप पहले करा लो फॉर द सेफर साइड. यस. ओके, सपोज मैंने फ्रीज करा लिया, अब वो मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ? लाइक मेरे को ये तो पता होगा कि वो फ्रीज हो चुका है, अब उसका यूज़ क्या है आगे जाके? देखिए, अगर आगे जाके आप जब शादी करते हैं, आपकी वाइफ आ गई, आप दोनों ट्राई कर रहे हैं 1 साल तक और नहीं हुआ, तो उनकी भी इवैल्यूएशन होगी और आपकी दोबारा होगी उस डेट पे. हाँ. भगवान ना करे, आज अगर आपका सीमेन पैरामीटर खराब है, काउंट कम है, मोटिलिटी अच्छी नहीं है, मॉर्फोलॉजी भी नहीं अच्छी है, तो फिर आपका वो सीमेन सैंपल जो नॉर्मल वाला फ्रीज हुआ है वो काम आ जाएगा, और आप ही का बच्चा रहेगा, आप ही का बच्चा होगा, जो आप सब चाहते होते हैं, जेनेटिक चाइल्ड आपका.
इट्स लाइक अ सिंपल सिक्योरिटी। इट्स लाइक, अगर मैं बहुत लेमली कंपेयर करूँ तो ये तो म्यूचुअल फंड ही है या गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तरह ही है। उससे भी बहुत कम है, कंपेयर ही नहीं कर सकते बिकॉज इसमें ऐसे कॉस्ट उतनी नहीं है emotional, और इतनी बड़ी चीज के लिए आप करा रहे हो, देयर इज नो हार्म। गवर्नमेंट को सबके लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए। मैंडेटरी तो मैं नहीं कहूंगी, बट देन यस, आप अगर एक समझदार इंसान है और पढ़े लिखे हैं और समझ पा रहे हैं बात को, तो आपको तो करा ही लेना चाहिए। हम बहुत कैजुअली बात कर रहे हैं बट ये बहुत सीरियस बात है। Yes. और मेरे को तो डर लगने लग गया है कि क्यों नहीं करा रहे लोग। एनीवेज मूविंग ऑन। ठीक है, अब हम लड़कियों के पर्सपेक्टिव पे आते हैं। लड़कियों को भी ऐसे फ्रीज कराना चाहिए? लड़कियों को तो हम सबको आजकल कह ही रहे हैं कि देखिए, सब लड़कियां आजकल पढ़ना चाहती हैं और पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। लेट मैरिजेस ऑन द ट्रेंड है, राइट पार्टनर नहीं मिलता कई बार, तो डेफिनेटली उनको करा लेना चाहिए बिकॉज उनके साथ तो एक जेन्युइन फैक्टर है कि एज के साथ एग रिजर्व कम होगा ही होगा। विद द एज ऑफ 28 से या 30 से? देखिए 28-30 पे कराइए तो बहुत ही अच्छा है, बट 35th बर्थडे शुड बी द लास्ट बेंचमार्क। उससे पहले ही करा लेना चाहिए। अर्ली 30s और लेट 20 प्राइम टाइम होता है। यस। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे क्वालिटी 35 के बाद डिप होगा, 38 के बाद और ज़्यादा डिप होगा, और 40 के बाद ऑफ कोर्स इट गेट्स डिफिकल्ट देन। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। और लड़कियों सेम टाइम ज़्यादा लड़कियों को भी आके बस कराने में आधा एक घंटा? फॉर women नो, इट इज़ अ डिफरेंट प्रोसीजर। जब हम एग फ्रीजिंग की बात करते हैं तो इट इज़ एब्सोल्युटली सेम और सिमिलर टू IVF। 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस लगते हैं जो ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए लगते हैं। उसके बाद एक ट्रिगर इंजेक्शन, और उसके 34 to 36 आवर्स के बाद ओवम पिकअप यानी oocyte पिकअप प्रोसीजर होता है, जो कि 25 मिनट्स का प्रोसीजर है। सिंपल प्रोसीजर है, अंडर जनरल एनेस्थीसिया होता है, बिल्कुल पेनलेस है। बॉडी पे ना कोई कट आता है ना सूचर आता है। तो आप सेम डे घर जा सकते हैं वापस। आप चलकर आए थे, आप चलकर जाएंगे। इट्स अ कंफर्टेबल प्रोसीजर एंड 10 to 12 days ऑफ इंजेक्शंस यस यू हैव टू टेक। अगर कोई आपके पास आ रहा है तो उनको कुछ चीज़ें क्या क्या चाहिए कि अगर मैं सोचूं कि एक हफ्ते बाद जाके मेरे को कराना है तो आई शुड नॉट स्मोक, आई शुड नॉट एक हफ्ते बाद, इट इज़ नॉट एक हफ्ते में बॉडी डिटॉक्स नहीं हो जाती है। एक हफ्ते में सारा डिवॉश नहीं हो जाएगा, पूरा वो सिस्टम नहीं क्लीन हो जाएगा आपका। मैंने बार बार यही कहा है कि देखिए, क्विट दीज हैबिट्स। नहीं, आई एम आस्किंग, जो जैसे मैं हूँ, अब मैं सोचूं कि चलो मैं फ्रीज करा लेता हूँ, तो मैं कुछ तो साफ लेके आऊँ, बढ़िया अच्छी क्वालिटी लेके आऊँ। तो अब मैं अगर सपोजिंगली अगर मैं ये सब कर रहा हूँ तो मैं कितने टाइम तक इसको क्विट करके आ जाऊँ कि फ्रीज करा लिया? उसके मिनिमम 3 months, मिनिमम 3 months। ओके, बट व्हाई शुड इट बी लाइक दिस कि 3 months नहीं करेंगे बाकी हम कुछ भी करें? तो देखो, होना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए। तो दिस इज नॉट द, नहीं, you're putting words in my mouth. I will not say this. You should, मेरा point ये रहेगा कि don't get into these habits so that your fertility does not get affected. That should be the point. That should be the point. But जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, हाँ, उनको भी कहूंगी प्लीज क्विट and get a semen analysis done, especially for all the young males. Right. कितनी कॉस्ट होगी लेमली? किसकी? Analysis we are doing free. Oh wow. And freezing of course is charged at 2.5 for about 3 months, and then 5,000 for next 6 months. ज़्यादा भी नहीं है तो? नहीं, it's affordable. लोग कराते हैं सर? Yes, कराते हैं लोग. Especially people who travel a lot, and then the wives are here and they are traveling. They get their semen freezing done for treatments. Some of them get it done because, as I said, for cancer patients. But आज मुझे आपसे बात करके लगा कि नहीं, अब तो मैं सबको ही कह रही हूँ कि जो यंग जनरेशन है, अगर इन हैबिट्स में हो तो अपना सीमन काउंट कराइए, सीमन एनालिसिस कराइए। उसके बाद अगर कुछ भी लगता है कि नहीं हम क्विट नहीं कर रहे हैं या हमें हमारा लाइफस्टाइल ऐसा ही रहेगा, तो फ्रीजिंग भी करा लो। अगर आज नॉर्मल है तो उसको फ्रीज करा लो, कल का पता नहीं। एग्जैक्टली, एंड आई वांट कि बहुत सारे पेरेंट्स पॉडकास्ट देखते हैं, तो आई वांट कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझे। दिस वेरी सीरियस। आप, मैंने देखा पेरेंट्स ना बच्चों से पहले इतनी अच्छे से खुल के बात नहीं करते। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे मम्मी और पापा दोनों बहुत ओपन माइंडेड है, तो उन्होंने मेरे को हमेशा ये सारी चीज़ों में मेरे को कभी ऐसा ऑकवर्ड नहीं कराया फील। उन्होंने हमेशा कि पहले ज्ञान लेगा तो तू सही डिसीजन ले पाएगा, तो ओपन रहा सब कुछ। बट बहुत सारे मैंने अपने कजन्स में देखा, बहुत सारी और दोस्त यारों में देखा जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप आ जाता है, पर शादी के बाद वो गैप हट भी जाता है। शादी के बाद दे आर लाइक कि अब बच्चा क्यों नहीं कर रहे, अब बच्चा करो, अब ये करो वो करो। वो शादी के फेज से मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स बहुत जल्दी ओपन अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। नॉट जस्ट पेरेंट्स, सारे रिश्तेदार वगैरह, कि मेरे बड़े भाई के भी कज़न की शादी हुई थी एंड एवरीवन वाज लाइक कि अब ये वो। तो वहाँ पे मैंने एक
माइंडसेट शिफ्ट देखा कि वो बहुत जल्दी ओपन अप हो रहे हैं वहाँ पे, बट जब तक शादी नहीं होती तब उससे पहले बहुत रिजर्व थे। बट आई गेस कि आपको पता है शादी करनी है, आपको पता है कि हमें बच्चे चाहिए, हमें पोता पोती चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो आप ये चीज़ों पे पहले ही क्यों नहीं बात कर रहे? और अगर आप बात करके चीज़ें सॉर्ट कर लोगे, अगर आपको पता है कि आपका बेटा हेल्दी है, अच्छा है, संस्कारी है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट बाहर जाके वो नाइट शिफ्ट भी कर रहा है तो उसका लाइफस्टाइल में इफेक्ट तो आ रहा है। अगर वो जाके बाहर जाके नाइट शिफ्ट कर रहा है और कुछ भी बॉस का प्रेशर आ रहा है तो मे बी वो एक दो सुट्टा भी मार रहा है। जब वो सब कुछ कर रहा है तो आप बस एक बार उससे बात करके, ये पॉडकास्ट दिखा के, आप कुछ भी ऐसी बात करके एक टेस्ट भी अगर कराते हो तो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है मेरी कि अक्सर मेरे भी 2 बेटे हैं, कोई भी पेरेंट्स इंडियन सोसाइटी में कभी कहते हैं कि हमारे बेटे में प्रॉब्लम है, जब भी इनफर्टिलिटी की बात आएगी हमेशा फिंगर फीमेल पे पॉइंट की जाती है, बहू के साथ। मेरे पास एक पेशेंट था जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, बहुत 10 साल पहले की बात है ये। मैंने ये पेशेंट किसी कैंप में देखा था हरियाणा में, सोनीपत में। और जब मैंने कहा कि स्पर्म काउंट 0 है यानी एजोस्पर्मिक है, तो मुझसे कहा गया कि हमारे घर में तो वो गांव का माहौल था हरियाणा का, घर परिवार में से यूज़ करो सीमेन। मैंने कहा ये तो अनलॉफुल है, ये तो हो ही नहीं सकता, अनएथिकल काम है, ये तो अलाउ ही नहीं करती गवर्नमेंट हमारी, कैसे करेंगे, ये तो अलाउड ही नहीं है, ये तो इंसेस्ट हो जाएगा, नहीं हम तो यही करवाएंगे। तो मैंने कहा जी मेरे पास तो नहीं होगा, आप घर के किसी भी बंदे का? यस। मैंने कहा ये विलिंग है लड़की? कहते ये नहीं मानेगी तो हम इसको छोड़ के इसकी छोटी बहन से शादी करा देंगे। मतलब अपने बेटे के लिए पेरेंट्स मानने को ही तैयार नहीं होते हैं कि शादी होने के बाद भी कि वो एजोस्पर्मिक है यानी 0 स्पर्म काउंट है, तो हम आईवीएफ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आईवीएफ हम कराना नहीं चाहते, इक्सी हम कराना नहीं चाहते, टीसा हम करा नहीं सकते, तो आप सिर्फ डोनर आईयूआई कर दीजिए और घर में से ही सैंपल ले लीजिए। तो मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कानूनी तरह से भी अलाउड नहीं है और मॉरली भी अलाउड नहीं है, इंसेस्ट है ये तो, इसको मैं इंसेस्ट कहूँगी, गलत हो जाएगा ये तो। लेकिन उस लेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो चुपचाप बैठी रही वहाँ पे कि मैम जो कह रहे हैं सुन लो, क्योंकि नहीं तो ये तो मेरी बहन की शादी कराएंगे इसके साथ, अपने मेरे हस्बैंड की। मैं कहा तुम्हारे पेरेंट्स चुप रहेंगे, मान जाएंगे? तो कुछ जवाब नहीं था उस लड़की के पास, वो सिर्फ 22 साल की लड़की थी। एंड आई रियलाइज़ कि अभी भी हमारे देश में कई ऐसे कोने हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लड़कियों के कोई कसूर नहीं होता है लेकिन वो इस तरह से सफ़र करती हैं। लड़की बिल्कुल फाइन थी, बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी इस तरह से ट्रीट किया जा रहा था कि जैसे सारा कसूर इसकी वजह से है। उनको काउंसल किया, बताया कि इसका एक ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर एजोस्पर्मिया है, 0 स्पर्म काउंट है, तो आप आईवीएफ इक्सी कराइए, टीसा करेंगे, टीसा में क्या पता सैंपल मिल जाए हमको, नहीं मिलेगा तो आप डोनर स्पर्म चुपचाप ले लीजिए और एक बच्चा हो जाएगा, आपका बेटा भी खुश, आपकी बहू भी खुश, घर की बात घर में रह गई और बच्चा भी हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो डोनर स्पर्म नहीं करना हमको, आईयूआई कर दीजिए डोनर स्पर्म से, लेकिन हमें आईवीएफ इक्सी तो वो सुनने को ही तैयार नहीं थे। और एक और पेशेंट मैंने अभी रिसेंटली 2 साल पहले देखा है और वो कहते हैं हम डिवोर्स ले लेंगे, हम दूसरी शादी करेंगे इसकी। अरे भाई प्रॉब्लम तो आपके बेटे में, डिवोर्स लेके दूसरी शादी करके कौन सा बच्चा हो जाएगा अगर काउंट 0 है तो? वो ये सुनना ही नहीं चाहते कि प्रॉब्लम मेल इनफर्टिलिटी की है। वेरी सैड। इवन टुडे so many people we see in our practice that they don't want to accept it कि मेल इनफर्टिलिटी भी एक कारण बनता है और इतना बड़ा कारण है और इक्वल इंसिडेंस है। 50% अगर कारण हमें फीमेल्स में मिलते हैं, 50% हमारे केसेस जो होते हैं वो मेल इनफर्टिलिटी के हैं। इतना ज़्यादा इंसिडेंस है मेल इनफर्टिलिटी का भी। I just pray कि चेंज हो चीज़ें and I hope so एफर्ट डाले। It's not just me, बहुत सारे और पॉडकास्टर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छे लोग हैं, व्यूज आते हैं, उनको भी बात करनी चाहिए। दिस इज वेरी सीरियस। यस, इंडिया में सबको बच्चे चाहिए, सबकी फैमिली खुशहाल होती है जब घर में बच्चा आता है, बट उससे पहले के जो जहाँ पे बच्चा नहीं आता उससे पहले जो ये सारी नेगेटिविटी, ट्रॉमास और ये सब आते हैं वो सब स्किप कर देते हैं कि कभी होगा ही नहीं। इसकी जैसे आप बाहर से तेज़ी से कुछ हैवी सा आपकी तरफ आ रहा है, बस आप आंख बंद करके सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, राइट। तो आप पहले ही अवेयर रह के अगर उससे सेफ हो जाए तो बढ़िया है। आपने बोला आईवीएफ, आईवीआई और आईवीएफ, आईयूआई, इक्सी, ये क्या होता है? देखिए आईयूआई एक ट्रीटमेंट होता है जो कि हम करते हैं जहाँ पे माइल्ड मेल फैक्टर है, थोड़ा सा डिरेंज्ड है सीमेन काउंट और मोटिलिटी,
जहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस फैक्टर्स हैं या फिर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा लेडी में, हमने उसको दवाइयों पे इंजेक्शंस पे डाला है ओव्यूलेशन कराने के लिए। उसके बाद हम IUI ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें होता है कि हम पहले 5 दिन उस लेडी को ओव्यूलेशन इंडक्शन दवाइयाँ देते हैं या इंजेक्शंस देते हैं। उसके बाद फिर मॉनिटर करते हैं अल्ट्रासाउंड पे। जब एग साइज़ 18 to 20 मिलीमीटर हो जाता है, रप्चर करने के लिए इंजेक्शन देने के बाद हम एक निर्धारित टाइम पे हस्बैंड का सीमेन लैब में वॉश करते हैं और वो वॉश सैंपल यूट्रस के अंदर तक डाल देते हैं और फिर वेट करते हैं कि फर्टिलाइजेशन ट्यूब में अपने आप होगा। हमने देख लिया कि अल्ट्रासाउंड पे एग मैच्योर था, इंजेक्शन दे दिया, ट्रिगर इंजेक्शन उसको रप्चर करने के लिए, सीमेन वॉश करके हमने डाल दिया अंदर। फिर हम वेट करते हैं कि वो अपने आप फर्टिलाइज होके वो प्रेगनेंसी हो जाए उस साइकिल में। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट जिसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेसिक OPD ट्रीटमेंट होता है जो आपको 10-12 दिन फॉलो करना पड़ता है अल्ट्रासाउंड्स के साथ, 3 या 4 अल्ट्रासाउंड्स, और फिर OPD के बेसिस पे हो जाता है। आओ और करा के चले जाओ सेम टाइम। दिस इज IUI। इट मीन्स इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ओके, यानी यूट्रस के अंदर हमने सीमेन सैंपल को इंसेमिनेट किया है। करेक्ट। आपने दूसरा क्या बताया था? ICSI is same as IVF. It is just used, it's a machine, it's a ICSI माइक्रो मैन्युपुलेटर एक मशीन होती है जो हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम एक स्पर्म को चूज करके एग के अंदर डाल देते हैं फर्टिलाइज कराने के लिए। करेक्ट। सो दैट इज डन वेयर सीमेन काउंट इज वेरी लो, वहाँ पे ICSI का यूज़ होता है। तो वो एक सिर्फ एक ICSI माइक्रो मैन्युपुलेटर एक प्रोसीजर है जो हम लैब में करते हैं। पेशेंट के लिए प्रोसीजर सेम रहता है एज IVF। करेक्ट। अगर सपोजिंगली कोई यंग एज में एग फ्रीज कराता है और अपने सीमेन भी फ्रीज कराता है कपल, अब वो लोग सोचते हैं कि हमें करियर बनाना है, ये करना है, वो करना है, और अभी नहीं करने बच्चे, शादी भी कर लेते, सब होता है। नाउ वो अपने 40s में है, 40s या 45 में है, क्या वो अब इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। वाई नॉट। हो सकता है सीमेन नॉर्मल हो आज भी, तो हम फ्रेश सैंपल भी ले सकते हैं। और अगर डिरेंज्ड हो गया पहले वाला सैंपल जो फ्रोजन है वो अच्छा है तो हम वो यूज कर लेंगे। एंड द वुमन कैन डेफिनेटली यूज हर एग्स। देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज हु हैव यूज्ड देयर फ्रोजन एग्स एंड हैड चिल्ड्रन। डायना हेडन इज वन ऑफ देम, एकता कपूर इज अनदर वन, प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा, दे हैव ऑल हैड। वाओ। तो किसी भी एज में कर सकते हैं? यस, कोई एज लिमिट नहीं? 50 इज द लिमिट एज पर द लॉ नाउ। 50 की बात नहीं करना? नहीं। तो मतलब कोई चाहे तो 45 में भी हेल्दीली सब हो सकता है? यस। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती अब जितना लेट हो जाते हैं? देखिए, अब किसी को डायबिटीज़ है या किसी को डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान हो गई एज रिलेटेड, या किसी को कोई अंडरलाइंग डिजीज पहले से ही है, तो ऑफ कोर्स दैट इज रिस्की। बट इफ यू आर हेल्दी, देयर इज नो मेडिकल डिसऑर्डर, यू कैन कैरी दैट प्रेगनेंसी। करेक्ट। बॉडी वेट भी इम्पॉर्टेंट है। थायराइड है, बॉडी वेट है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इन चीज़ों से आपको बचना है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप कैरी कर सकते हैं इजीली, और कॉम्प्लिकेशन कोई अगर आनी है फिर भी तो वो किसी में भी आ सकती है। करेक्ट। ICSI, IUI, और आपने क्या बताया था? IVF तो हम बात ही कर रहे हैं, और ये 3 प्रोसेस होते हैं। करेक्ट। और सबसे नई बात जो आज हमने की थी वो थी सीमेन फ्रीजिंग। एग्जैक्टली, वो मेरे को सीमेन फ्रीजिंग तो दूर की चीज़, वरुण, पहले लोग आके सीमेन एनालिसिस तो करा लें। मेन तो आई थिंक दे शाई अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट दे हैव टू कम फॉर सीमेन एनालिसिस। बट व्हाई? आई गेस ये बहुत फैसिनेटिंग है, मेरे को पता, मैंने कहा ना, ओपिनियन, infertility is not for men, it is not to us, it is for the women. That opinion is there. और मैंने पहले भी कहा, आदमी और घोड़ा बूढ़े नहीं होते, उनका ओपिनियन ये है अपने बारे में, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं अपने बारे में, आपको पूरा हक है सोचने का, बट गलत है। ऑफ कोर्स गलत है। लेट मी मेक इट सिंपल। हम लड़के जिम में जाके अपना बाइसेप चेक करते हैं कि कितने इंच का हो गया, बट सीमेन काउंट नहीं करते। एग्जैक्टली, तो वो भी करना चाहिए, वो भी हमारा ही हिस्सा है। एंड ऑफ कोर्स लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई डोंट नो व्हाई कि लोग क्यों शर्माते हैं, लोग क्यों ऐसे होता है, या उनको टैबू क्यों लगता है। आई फील कि इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि मेरे को अपने अंदर के बारे में भी पता है कि यार मेरी बॉडी कैसे काम कर रही है, मेरी बॉडी रिएक्ट कैसे कर रही है। अगर मैं स्पिरिचुअली वाइज हूँ, अगर मैं सोशली वाइज हूँ, अगर मैं अपने अपीयरेंस को लेके वाइज हूँ कि मैं दिख कैसा रहा हूँ, मैं अपने आप को अच्छे से कैरी कर रहा हूँ, तो वाई नॉट मैं अंदरूनी मेरा मेडिकल कैसे चल रहा है वैसे वाइज क्यों नहीं हूँ। तो मेरे को वो भी जानना है, और आई गेस ये तो इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो आ रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप शुरू करो आना, फिर देखते हैं वेकअप कॉल किस किस को मिलती है। ये इट्स अ वेकअप कॉल। आई कम। और हम जो नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगी क्लिनिक में या हाउ थिंग्स आर डन। विल शो यू द लैब। परफेक्ट।
तो हम कुछ वैसा सा प्लान करेंगे बिकॉज आई वांट दिस कि हो ये बहुत सीरियस है And it's a very basic charge for semen freezing and everything. It's not expensive at all. Oocyte freezing is expensive compared to semen freezing. Semen freezing is just very basic. कितने भी टाइम के लिए करा सकते हैं? बिल्कुल. अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है, फीस कैसे होता है? लाइक मतलब जैसे उसका क्या प्रोसेस होता है? लिक्विड नाइट्रोजन टैंक्स होते हैं. आप जब नेक्स्ट शूट हम क्लिनिक में करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी. बट उसका एक कॉस्ट तो होगा कि यार मैंने कॉस्ट बताई आपको. नहीं वो कॉस्ट तो है बट सपोज अब मैं एक कहूँ कि एक है जो मैंने 5 साल की फीस कराया उसकी कॉस्ट कम होगी, 10 साल के लिए तो बढ़ेगी नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी. ओके तो वो सेविंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. अब इसमें खराब होने के कितने चांसेस होते हैं? नेग्लिजिबल. जब तक कुछ नेचुरल क्लैमिटी ना हो जाए तब तक. नेग्लिजिबल. पहले ही आ गई तो फिर तो क्या वो अलग चीज़ है. ओके तो वरना कुछ नहीं होता. कुछ लोगों ने करा रखे हैं जो बहुत टाइम से. बहुत है. हाँ नाइस, दे आर वाइज पीपल. वेरी वाइज. अच्छा हम फेल्ड तो उसके बारे में बात करते हैं, फेल्ड आईवीएफ के बारे में. जो लोगों के साथ फेल होते हैं आई वांट टू नो वो मेंटली कैसे जाते हैं बिकॉज एडोनटॉक्स बहुत इमोशनल ऑडियंस का चैनल है. करेक्ट. एंड दिस इज कि आप जब एक बार फेल होते हैं वो भी ऐसी चीज़ में जहाँ पे आप एक बच्चा चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल वैसी है. और आप आईवीएफ के लिए जाते भी तब है जब आप ऑलरेडी बहुत सारे अटेम्प्ट्स कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं, हर चीज़ भगवान से ही मांग चुके हैं, हर चीज़ कर चुके हैं. अब लास्ट ऑप्शन आप आईवीएफ पे पहुंचते हैं. अब वहाँ पे भी अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो कैसे हैंडल करते हो? फेल्ड आईवीएफ एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगी आज जी. सबसे पहले तो देखिए हर पेशेंट सक्सेसफुल नहीं होगा. क्लिनिक के बोर्ड पे टेस्टिमोनियल्स लगे हुए हैं जिनका पहली बार में हुआ, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो दूसरी बार में भी होते हैं. लेकिन अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग एक फेलियर के बाद उठ नहीं पाते हैं. इधर इट इज़ इमोशनली बट मोर सो फाइनेंशियली. ड्रेन आउट हो जाते हैं एंड डिजेक्टेड फील करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं. कई बार तो ये पूछना भी भूल जाते हैं आके कि मैम हमारे बैलेंस एम्ब्रियोज पड़े हैं, हम उसका दोबारा ट्रांसफ़र कब प्लान करेंगे. अब तो हम बार बार उनको ट्रीटमेंट के दौरान बताते हैं कि आपके बैलेंस एम्ब्रियोज जब करते हैं ट्रांसफ़र तो बैलेंस एम्ब्रियोज हैं या नहीं हैं. तो बहुत पेशेंट्स ये फाइल उठा के 2 साल बाद फिर घूमेंगे मार्केट में, जाएंगे दूसरे डॉक्टर के पास. वो भूल जाते हैं कि जब आपका एक आईवीएफ हुआ है हमें आपका सारा रिकॉर्ड पता है. हमें कई बार कोई रीज़न मिल भी जाता है फेल होने का कारण, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई कारण नहीं होता है क्योंकि आईवीएफ की एक लिमिटेशन है कि वो 100% सक्सेस नहीं दे रहा है आपको, 50 to 60% पर अटेम्प्ट है. सो होल्ड ऑन, वेट. एक आईवीएफ में कितने अटेम्प्ट होते हैं? मैंने पहले बताया था आपको कि वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि कितनी आपकी कैपेसिटी थी, एग रिजर्व कितना था उस लेडी का और कितने एग्स हमें मिले थे. हमने जब फर्टिलाइज किए स्पर्म के साथ तो हमें कितने एम्ब्रियोज उसमें बने हैं. एंड दैट डिपेंड्स ऑन एज कि एज के साथ वो भी कम होता है. एज के साथ एग रिजर्व कम होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है एज का. सो एज ऑफ द वुमन इज मोर इम्पॉर्टेंट. हैविंग सेड दैट वरुण, मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि एक फेल्ड आईवीएफ बिल्कुल निराश नहीं होंगे. आप अपने डॉक्टर के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, सुनिए कि क्या कारण बताया जा रहा है. और अगर कोई कारण नहीं है, एग क्वालिटी अच्छी थी, स्पर्म क्वालिटी अच्छी थी, एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी है, आपकी यूट्रस की लाइनिंग अच्छी है, तो सिर्फ ये टाइम का तकाजा है और कुछ नहीं है. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. मैं आपको एक रीसेंट स्टोरी बताती हूँ अपनी क्लिनिक की. प्लीज. देयर इज दिस पेशेंट फ्रॉम साउथ दिल्ली. शी केम टू अस 10 years ago. Okay. And it was her second attempt when we told her that it will not be your own eggs, we will have to take eggs from a donor, but 80% chance होता है donor egg के साथ कि conception आ जाती है. So she agreed. She was a young girl with very poor quality of eggs and she conceived in that second cycle जब हमने उसको donor egg बताया. and एक बेटी है जो आज 10 साल की है. Oh, wow. अब second time वो मेरे पास पिछले साल आए थे 2024 में. Okay. And again we tried, she failed. Second time also she failed. And I thought कि now she will give up. But she came after 6 months and she said, डॉक्टर साहब मेरी पहली बेटी भी second attempt में हुई थी, इस बार मुझे पूरा फेथ है कि second बच्चा मैं यहीं से लेके जाऊंगी, आप करो. And I was taken aback कि इसने कितना फेथ रखा हुआ है. उसका सोच, उसका डिटर्मिनेशन देखने लायक था. And अभी recently, just a month ago, she has conceived. And उसने हमें टेस्टिमोनियल भी दिया. I will share it with you. कि ये जर्नी जो थी सिर्फ डिटर्मिनेशन और फेथ और उसकी थी.
जहाँ तक वरुण फेल्ड आईवीएफ का सवाल है, मैं सबसे यही कहूँगी कि परसिस्टेंस और पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। अब मैं इस बात को प्रूव करने के लिए आपको एक किस्सा बताती हूँ। मेरे फर्स्ट पेशेंट था वो आईवीएफ का, जब मैं दिल्ली में आई थी 2010 में। जमींदारा बैकग्राउंड से थे, गांव का माहौल था और लेकिन बहुत ही सज्जन लोग थे। तो मेरे पास जब आए तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की फाइल लेकर आए थे और उसमें एशरमैन सिंड्रोम था, जिसमें बच्चेदानी के अंदर वैसे जाले से बन जाते हैं एडिशंस, मकड़ी के जाले टाइप बन जाते हैं, तो उस यूट्रस से बच्चा पैदा करना मुश्किल था। तो एक हिस्ट्रोस्कोपी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की हुई थी, तो मैंने इन्हें कहा कि सरोगेसी कर लीजिए। तब लॉ नहीं था सरोगेसी का और इनका कोई बच्चा था भी नहीं, तो ये आराम से, उस वक्त तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, तो कर सकते थे एंड दे कुड अफोर्ड इट ऑल्सो। बट दे सेड नहीं, एक बार आपसे करानी है हमें हिस्ट्रोस्कोपी, आप करेक्शन के लिए करके देखो इसको। तो मैंने सेकेंड हिस्ट्रोस्कोपी उनकी रिक्वेस्ट पे, रीलुक हिस्ट्रोस्कोपी मैंने की और करने के बाद मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। और उनकी एज, फीमेल की एज 28 ईयर्स थी सिर्फ, और इनके हस्बैंड की एज 32 ईयर ओल्ड, यंग कपल एंड वेरी नाइस पीपल। बहुत ही सहज स्वभाव, शांत, बिल्कुल पेशेंस रखने वाले और बात को सुन के समझने वाले लोग थे। और इमोशनली मुझे था कि मेरा पहला पेशेंट है दिल्ली में आने के बाद। किसी ने रेफ़र किया था मेरे पास और मैंने उनको कहा कि सरोगेसी इज़ दी ओनली आंसर। इनका ओवरी का एग रिजर्व बहुत अच्छा है, आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, सिर्फ यूट्रस इनकी नहीं होगी, आपको कोक किराए की लेनी पड़ेगी, जिसको हम सरोगेसी कहते हैं। बच्चा उन दोनों का ही होगा क्योंकि एग्स उनकी वाइफ के हैं, स्पर्म उनका है, एम्ब्रियोज उनके बनेंगे, सरोगेट में ट्रांसफ़र होंगे। तो मैंने जब आईवीएफ किया 2010 में, मैंने इनको देखा था 10 के एंडिंग लास्ट में। 2011 में मैंने आईवीएफ किया शुरू में, और पहला इनके 12 एम्ब्रियोज या 15 एम्ब्रियोज बने थे। और जब मैंने पहला ट्रांसफ़र किया सरोगेट में, तो दिस पेशेंट फेल्ड, द सरोगेट फेल्ड विद आईवीएफ। एग्स अच्छे थे, स्पर्म अच्छा था, सरोगेट है तो लाइनिंग भी डेफिनेटली अच्छी ली थी हमने, कोई रीज़न नहीं था इसके फेल होने का। फिर 2-3 महीने का टाइम बीत गया, फिर हमने दूसरा ट्रांसफ़र किया क्योंकि एम्ब्रियोज तो बहुत सारे हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली 2011 के लेटर हाफ में वो भी फेल हो गया। मैं बहुत अपसेट हुई थी कि मेरा पहला पेशेंट था ये। वक्त बीतता गया, हर दिवाली पे मुझे मैसेज आता था, दीपावली की, डॉक्टर साहब आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं। फिर न्यू ईयर पे भी ऐसा ही एक मैसेज मेरे फ़ोन पे आता था। ना कभी गुस्सा हुए, ना कभी झगड़ा किया, ना कभी मुझसे शिकायत की, ना रोए कभी कि इतने पैसे गए, लेकिन सरोगेसी में तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, 80% रिज़ल्ट। तो फेल क्यों हुआ आईवीएफ, कभी कोई सवाल नहीं पूछा। 2013 में एक दिन फ़ोन आया मेरे पास कि डॉक्टर साहब एक बच्चा अडॉप्ट किया है। मैंने कहा बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के, चलिए अच्छा लगेगा सबको आपके घर में भी। तो मैंने कहा आपने घर परिवार से किया है? जी डॉक्टर साहब। मैंने कहा लीगली करना जो भी करेंगे आप। जी डॉक्टर साहब। बात ख़त्म हो गई। 2013 में भी मुबारकबाद दे दी, उनका फिर मैसेज आता रहा दिवाली और न्यू ईयर पे। फिर 2015 में एक बार ऐसे ही दिवाली का टाइम था और मुझे लगा इतनी सारी सब तरफ इतना वो माहौल है सेलिब्रेशंस का, लेकिन मेरा मन अच्छा नहीं था। मैंने अपने आप से 1-2 दिन मैंने पूछा कि मैं क्यों अपसेट हूँ। जवाब मुझे मिल गया था कि मुझे कॉर्पोरेट छोड़ के अपना क्लिनिक स्टार्ट करना था, मन में आ गया था। जब जवाब मिल गया तो मैं, नवंबर का मंथ था वो, नवंबर में दिवाली थी 2015 में, मैंने ऐसे ही बैठे बैठे इनको फ़ोन मिलाया। मैंने कहा आपकी दिवाली का मैसेज देखा था मैंने, तो आज सोचा आपसे बात कर लूँ, आपको भी दिवाली की मुबारकबाद हो। तो मैंने कहा देखिए मैं ना ये बात आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, नॉट एज अ पेशेंट बट एज अ फैमिली टू यू नाउ, क्योंकि इतना लंबा टाइम इस रिश्ते को हो गया। तो मैंने कहा मेरी एक एडवाइस है आज आपको, नॉट एज अ डॉक्टर बट सोचो कि एज अ फैमिली मेम्बर, कि आपके एम्ब्रियोज आज भी मेरे पास बैलेंस पड़े और मैंने अब कुछ टाइम बाद कॉर्पोरेट छोड़ के मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट करना है, तो आप मेरे जाने से पहले एक ट्रांसफ़र और करा लीजिए। ओके। मैंने कहा भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, और आपको पता है कि मेरा तो कोई पर्सनल इसमें टेक है नहीं, कॉर्पोरेट के पास पैसा जाना है, मेरी तो जॉब थी। मैंने कहा लेकिन मेरी जेन्युइन एडवाइस है आपको आज, तो ये एक सोचो कि आप गैम्बल नहीं खेल रहे हो और कर लो इसको। कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब, आप कहते हो तो आपके बात पे तो हम कुछ भी कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। तो नवंबर में दिवाली के आसपास मैंने ये बात उनसे कही थी और दिसंबर में मिले एक बार वो मुझे आके,
और जनवरी 2016 में मैंने ट्रांसफ़र ये किया था, और उसके इमीडिएटली बाद वही मंथ था जनवरी 2016 का जब मैंने रेजिग्नेशन दिया था, और मार्च में मैंने वो क्लिनिक छोड़ दी थी, कॉर्पोरेट छोड़ा था मैंने। और वो पेशेंट जनवरी में ट्रांसफ़र किया था, मेरे रेजिग्नेशन मेरे जाने से पहले नोटिस पीरियड के दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई सरोगेट। सेम सरोगेट एजेंसी थी, सेम डॉक्टर था, सेम क्लिनिक थी, कुछ नहीं बदला था। तो क्या बदला यहाँ पे? सिर्फ वक्त और उस अडॉप्टेड बच्चे का घर में आना। इन दो चीज़ों के सिवाय कुछ नहीं बदला था। वही IVF था जो 2011 जनवरी में हमने किया था, वही एम्ब्रियोज थे, वही कपल था, वही सरोगेट एजेंसी थी, वही डॉक्टर थे, कुछ नहीं बदला था। समय बदला था और परसिस्टेंस और पेशेंस सामने वाले की। आज उनके पास 2 बेटे हैं, एक अडॉप्टेड और एक अपना जेनेटिक चाइल्ड, और दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। That's very good. Hats off to this couple. Exactly. I guess ये 2 स्टोरीज आपने बताई, ये मोटिवेशन है बहुत सारे लोगों के। इनसे मैंने सीखा कि पेशेंस और परसिस्टेंस क्या होती है। और मुझे खुशी थी कि ये फर्स्ट फाइल जो मैंने 2010 में देखी थी, मैं इसे 2016 में क्लोज करके निकली। समय का साथ लेके चलना चाहिए। और इस पेशेंट को मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन करने से पहले देखा था अपनी क्लिनिक पे। तो ये पेशेंट मेरे को ही रेफर हुआ था। अरे वाह। तो वो है ना कि, और फिर जब मैंने कॉर्पोरेट 2010 के एंड में ज्वाइन किया तो मैंने इन्हें कहा कि अब मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया, आप वहाँ आ जाइएगा। तो ये मेरे पीछे वहाँ भी आए 2011 में। तो ऐसे इससे मैंने ये सीखा कि पेशेंस और परसिस्टेंस इज़ दी ओनली की टू IVF सक्सेस। तो वेट कीजिए, सुनिए कि आपका IVF क्यों फेल हो रहा है। कोई कारण अगर आपको मिलता है तो उसको समझ के करिए, एडवाइस पे डॉक्टर की। और कोई कारण अगर नहीं मिलता है तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में सक्सेस आ जाए। आप कम से कम 2 IVF तो ट्राई कीजिए। ग्रेट। लास्ट वर्ड्स आप क्या कहना चाहोगे जो भी लोग प्लान कर रहे हैं उनको? एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर विमेन, बट फॉर मेन आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए मैं कहूँगी सबको सीमेन एनालिसिस एक बार रूटीन करा लेना चाहिए। उसके बाद अगर काउंट अच्छा है और आगे लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक और हैवी है और हैबिट्स भी हैं जो क्विट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर काउंट अच्छा जब है तभी फ्रीजिंग भी कराइए। उसके बाद इट्स नॉट ओनली अ वुमेन्स इशू, इनफर्टिलिटी इज इक्वल इंसिडेंस इन बोथ men and women. Lifestyle changes is a must, beginning from diet, exercise and sleep pattern. तीनों ही important है आपकी fertility के लिए। और ये कोई टैबू नहीं है IVF treatment या fertility treatments. It can happen to anybody. So just be open to this and visit an infertility specialist, visit an IVF clinic and talk about it. Sometimes it is not any treatment, but maybe counseling or just basic tests can be reassuring. Perfect. And आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा, How was I as a host? कैसा आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स के साथ एक बार? I've always told you that you've been good. Last year, I think it was today, is exactly 1 year of my first podcast being released with you. Yep. So we again meet on the same date, but I hope it will be more frequent now. Yeah. I want कि लोग अच्छा, healthy और लकी बेबी पैदा करें और इंडिया बहुत सारे बच्चों के साथ फूले फूले। यस, परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच आने के लिए, डॉन टॉक्स के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।